सोचो, एक ऐसा मुल्क जहां जमीन के नीचे दुनिया के सबसे कीमती हीरे, सोना और यूरेनियम छुपा हो। लेकिन उसी जमीन पर लोग पानी के एक गिलास के लिए लड़ रहे हो। यह कहानी है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। अफ्रीका के बिल्कुल दिल में बसने वाला छोटा सा एक मुल्क जहां दौलत रहमत नहीं बनी, लानत बन गई। आज हम देखेंगे कि कैसे डायमंड ने इस मुल्क को अमीर बनाने की बजाय तबाह कर दिया। कैसे फ्रांस, रशिया और लोकल करप्ट रूलर्स ने मिलकर एक पूरे मुल्क को रिसोर्स कर्स का शिकार बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा खुशी लाते हैं या फिर वो तबाही का बाइस बन सकते हैं? चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं काशान सफदर और आज हम बात करने वाले हैं उस मुल्क की जहां दौलत भी है और दर्द भी। वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि कैसे हीरे और सोना एक नेशन को गुलामी में धकेल सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग भी है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR अफ्रीका के बीच में एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, जो नॉर्थ में चाड, साउथ में कोंगो, ईस्ट में सूडान, वेस्ट में कैमरून और जमीन छोटी लेकिन रिसोर्सेज बियॉन्ड इमिग्रेशन हैं, जिसमें डायमंड रिजर्व्स, गोल्ड और यूरेनियम, ऑयल और टाइमर फॉरेस्ट्स हैं। अगर ये सब सही तरह यूज किया जाता तो ये मुल्क अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बन सकता था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 60 लाख आबादी में से 70% लोग गरीबी की लाइन के नीचे हैं, जिनमें सिर्फ 10% लोगों के घर तक पहुंचती है। हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं, स्कूल्स में टीचर्स नहीं, यानी जमीन के नीचे सोना है, ऊपर भूख और अंधेरा। ये पैराडॉक्स ही रिसोर्स कर्स कहलाता है, जब दौलत आपको तबाह कर देती है। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, जब 19वीं सेंचुरी में जब यूरोप अफ्रीका को लूट रहा था, फ्रांस ने 1880 सेंचुरीज में सेंट्रल अफ्रीका पे कब्जा किया। उनका मकसद सिंपल था, रिसोर्स निकालो, लोगों को गुलाम बनाओ। उन दिनों में सिर्फ यूरोप में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका चल रहा था। फ्रांस ने CAR में कॉटन और डायमंड माइन सेट किए, लोकल लोगों को फोर्स किया स्लेवरी पे काम करने के लिए। 1958 में जब CAR को आजादी मिली तो लोगों ने सोचा कि अब सुकून मिलेगा, लेकिन फ्रांस ने सिस्टम ऐसा बनाया कि कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे। करेंसी स्टिल फ्रेंच फ्रांस, माइनिंग कंपनीज भी फ्रांस की और आर्मी ट्रेनिंग भी फ्रेंच, यानी नाम आजाद लेकिन असल में अब भी गुलामी। 1966 में जब जीन बैडल बोकासा नाम के एक डिक्टेटर आया, उसने डायमंड और गोल्ड से अपना लिया ताज बनाया और खुद को एम्पायर ऑफ सेंट्रल अफ्रीका डिक्लेयर कर लिया। फ्रांस ने उससे सपोर्ट किया क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। 1970 सेंचुरी के बाद डायमंड एक्सपोर्ट स्काई हाई गए। लोग सोच रहे थे कि अब तरक्की का दौर आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। करप्शन और इनइक्वालिटी का बहुत उठ खड़ा हुआ। सरकारी ऑफिसर और पॉलिटिशियंस डायमंड के पैसे अपनी जेब में डालने लगे। आम आवाम के लिए ना स्कूल, ना सदाक, ना रोशनी। डायमंड का सिस्टम सिंपल था, लोकल लोग माइंस में काम करते, मिडिल मैन उनसे चीप रेट पर डायमंड्स लेते और फिर फ्रांस, बेल्जियम और दुबई जैसे $1 मिलियन प्रॉफिट बनाते और उनको जाकर सेल कर देते। इस इनइक्वालिटी मशीन ने देश में नफरत और गुस्सा भर दिया। 2013 तक ये गुस्सा धमाका बन गया। एक मुस्लिम डोमिनेटेड ग्रुप जिसको सेलेका ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की, फिर क्रिश्चियन मिलिटीज एंटी बालाका ने उनके खिलाफ बदला लिया। ये जंग सिर्फ धर्म की नहीं थी, ये डायमंड की जंग थी। हर ग्रुप अपने रीजन की माइन पर कब्जा करता और उन डायमंड से हथियार खरीदता। एक रिपोर्ट के मुताबिक CAR का 80% लोग डायमंड इलीगल ट्रेड में जाते थे, यानी जितना ज्यादा हीरा निकालते उतना ज्यादा खून बहता। UN ने इसको ब्लड डायमंड जोन डिक्लेयर किया, लेकिन ब्लैक मार्केट कभी नहीं रुका। सोचो, एक मुल्क जहां दौलत भी है और उसके लिए कत्ल भी। 2018 में एक नया प्लेयर आया, रशिया। ऑफिशियली रशिया ने बोला कि वो CAR की गवर्नमेंट को सिक्योरिटी और ट्रेनिंग देगा, लेकिन असल में रशिया का मकसद था डायमंड्स और गोल्ड माइंस पर कंट्रोल लेना। एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिसको वैगनर ग्रुप कहते थे, जो पुतिन के क्लोज थी, CAR में डिप्लॉय की गई
उन्होंने रेबल्स को मारकर एरिया सिक्योर किया और बदले में माइंस ले ली। अब डायमंड फ्रांस से नहीं, रशिया के थ्रू यूरोप जाने लगे। रशिया ने CAR के मीडिया और पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाया। एक प्रो रशिया प्रेसिडेंट फोस्टर टुआडेरा आज तक पावर में है। मतलब फ्रांस गया, रशिया आया, लेकिन अवाम का दर्द वैसा का वैसा ही रहा। अब एक मोमेंट सोचो, CR के एक गांव में एक बच्ची जिसका नाम सोफिया है, वो अपनी माँ के साथ नदी में बैठी है, डायमंड्स ढूंढ रही है। दिन भर के बाद वो एक छोटा सा पत्थर मिलता है उनको, जो शायद तकरीबन $1000 का होगा, लेकिन वो पत्थर मिलिट्री वाले उनसे छीन लेते हैं। उस 1000 के डायमंड से यूरोप में एक वेडिंग रिंग बनती है और सोफिया की माँ उस दिन बिना खाना खाए सो जाती है। ये है रियलिटी। दौलत ऊपर ऊपर के लोगों के हाथ में है, नीचे रहने वाले लोगों के पास कुछ भी नहीं। UN ने 2013 में पीस कीपिंग फोर्स भेजी, जो MINUSCA, लेकिन आज भी हाफ कंट्री मिलिटिया के कंट्रोल में है। रशिया के इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और फ्रांस का कम हो रहा है। ऑफिशियली तो सिचुएशन इंप्रूविंग कह दी जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि 90% लोग अवाम भूख और गरीबी से लड़ रही है। ये कहानी सिर्फ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की नहीं, ये एक लेसन है पूरी दुनिया के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज अगर करप्ट सिस्टम में आए तो वो रहमत नहीं, बर्बादी बन जाते हैं। फ्रांस ने कॉलोनियल लूट से नुकसान पहुंचाया, रशिया ने मिलिट्री लूट से कंट्रोल लिया और लोकल लीडर्स ने करप्शन से सब तबाह कर दिया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आज भी उम्मीद रखता है कि एक दिन उसका डायमंड उसके लोगों के लिए रोशनी बनाएगा, लेकिन अब तक वो डायमंड यूरोप की रिंग्स में चमकता है और उनके घर अंधेरे में डूबते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं, इंसाफ जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो #JusticeForCAR। मैं हूं कशान सफदर और ये थी कहानी एक ऐसे मुल्क की जहां हीरे चमकते हैं लेकिन जिंदगी बुझ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।